हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ एक पोर्टल फ्रेम की। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एनालिसिस फाइल को रीड करते हैं, कैसे मूवमेंट को हम लोग देखते हैं, बेंडिंग मूवमेंट को देखते हैं, शियर फोर्स को देखते हैं, कैसे हम लोग डिफ्लेक्शन चेक करते हैं। आईएस कोड भी मैं दिखाऊंगा कितना परमिसिबल होना चाहिए और कितना हमारा आ रहा है। और मैं ये भी बताऊंगा कौन सा मूवमेंट आपको कंसीडर करना है आपके आरसीसी डिजाइनिंग में। अगर आपको आरसीसी डिजाइनिंग मतलब स्टैंड में सही नहीं लगती है, तो आप यहाँ से मूवमेंट डायरेक्ट ले सकते हैं। मूवमेंट लेके आपको एक्सेल में या मैनुअली आप डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की, है ना। बीम कॉलम और स्लैब, ये सारी चीज़ें, बीम कॉलम फुटिंग वगैरह की, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पोर्टल पोर्टल फ्रेम, मैं प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ पोर्टल फ्रेम एनालिसिस। पोर्टल फ्रेम एनालिसिस, मैं यहाँ से यूनिट सेलेक्ट कर लेता हूँ, मीटर और किलो न्यूटन। ओके, यस कर देता हूँ मैं। ओके करता हूँ मैं, यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। तो मैं रेंडम ही ऐसे पोर्टल फ्रेम बना रहा हूँ। मैं 8 मीटर हाइट का कॉलम और 12 मीटर का मैं बनाऊंगा बीम। 8 मीटर हाइट हो गई इसकी। मैंने यहाँ से 8 मीटर ये बना लिए। इसको मैं ट्रांजिशनल रिपीट एक्स डायरेक्शन में करूँगा। आई होप आपको मॉडलिंग स्टाइल में आती होगी। मॉडलिंग नहीं आती तो आप कमेंट करिए, मैं मॉडलिंग पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ 12 मीटर एक्स डायरेक्शन में, तो हमारी बीम आएगी। तो मैं यहाँ ओपन बेस कर दूंगा, क्योंकि नीचे हमें बीम नहीं चाहिए, ऊपर ही चाहिए पोर्टल फ्रेम के लिए। ओके, तो मैं यहाँ 12 मीटर कर देता हूँ और ओके करता हूँ। तो मैं यहाँ पे मेरा मॉडलिंग कंप्लीट हो गई, ये हमारा बन गया। इसका 3D में देखेंगे तो अभी इसकी प्रॉपर्टी नहीं आ रही, क्योंकि अभी मैंने प्रॉपर्टी असाइन नहीं की है। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी असाइन करूँगा। प्रॉपर्टी में मैं, जैसे कि जाने 8 मीटर हाइट है और 12 मीटर बीम की लेंथ है, तो उसी हिसाब से आप इसकी साइज़ दीजिएगा। और एल्स अदरवाइज़ आपका ये जो आपका जो एनालिसिस है उसमें मतलब ये फेल दिखाएगा, बहुत ज़्यादा मूवमेंट वगैरह आएगा, है ना। तो उसी हिसाब से आप इसकी साइज़ रखिएगा। मैं यहाँ पे 0.8 मीटर रख रहा हूँ। 0.8 मतलब 800 mm। मैं कॉलम और बीम की साइज़ दोनों की सेम रखूँगा, तो यहाँ पे असाइन टू व्यू में कर दूँगा, यस कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पे असाइन हो गया। नाउ सपोर्ट की बात आती है, मैं यहाँ पे फिक्स सपोर्ट लगा देता हूँ, ऐड करता हूँ और यहाँ मैं नोड सेलेक्ट करता हूँ, असाइन टू नोड कर्सर, सपोर्ट सेलेक्ट करता हूँ। ये मैंने सपोर्ट लगा दिया। नाउ लोड पे जाते हैं। अगर आप सिस्मिक लोड लगा रहे हैं तो कोई भी स्ट्रक्चर की एनालिसिस अगर आप कर रहे हैं स्टैड में, तो सबसे पहले सिस्मिक अगर लगा रहे हैं तो सिस्मिक को ही डिफाइन करिए। अदरवाइज आपका स्टैड में एरर दिखाएगा। मैं यहाँ पे सिटी वाइज मैं यहाँ पे दिल्ली ले लेता हूँ, है ना। अगर आपको मैनुअली ये सारी पैरामीटर्स मालूम है, रिस्पॉन्स रिडक्शन, इंपॉर्टेंस फैक्टर, तो मैनुअली आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। हार्ड सॉइल लेता हूँ मैं यहाँ। जनरली मीडियम सॉइल लेते हैं, मगर मेरा यहाँ पे ये कंडीशन में मैं मान रहा हूँ कि वो हमारा जो सॉइल है वो रॉक है। मैं जनरेट कर देता हूँ। डंपिंग रेशियो इस वाले वर्जन में ये बाई 5 आ जाता है, जबकि ये 5% होता है, तो 0.05 आप इसको कर दीजिए। अगर आप इससे ऊपर के वर्जन में हैं तब कोई दिक्कत नहीं आती, बट इस वर्जन में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। उसके बाद सेल्फ वेट, जैसा कि जानते हैं कि अर्थक्वेक हमारा उसके सेल्फ वेट डेड लोड पे ज़्यादा डिपेंड होता है। तो जितना ज़्यादा डेड लोड होगा उतना ज़्यादा सिस्मिक फोर्स होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे पोर्टल फ्रेम में मैं मान रहा हूँ कि कोई लाइव लोड नहीं आने जा रहा है। ये मैं टनल का पोर्टल मान ले रहा हूँ, या फिर किसी चीज़ का पोर्टल मान लूँ मैं, पोर्टल है ना। फिर मैं सिर्फ सेल्फ वेट को ही कंसीडर कर रहा हूँ। अगर आप मानते हैं कि ये हमारा जो पोर्टल है, इसके ऊपर ये बीम है, इसके ऊपर वॉल है, तो वॉल के लोड यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पे वो अपने आप ले लेगा कि वॉल का लोड का डेड लोड कैलकुलेट करके वो उस पर सिस्मिक इम्पैक्ट कितना आएगा, तो वो कर लेगा। बट मेरा यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ। मैंने ये चीज़ें डिफाइन कर दी हैं। नाउ लोड केस डिटेल में आते हैं। अब मैं, वो तो डिफिनीशन हो गई, मैं यहाँ से अब इसकी डिटेल वगैरह दूंगा। सिस्मिक की मैं लगा रहा हूँ इसको, सिस्मिक अर्थक्वेक एक्स डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में मैं लगा दे रहा हूँ। सिस्मिक अर्थक्वेक मैं जेड डायरेक्शन में। अगर आपको वाई डायरेक्शन में भी ज़रूरत है तो आप जो इसमें
अल्फा एच की वैल्यू आती है, उसको आप डेड लोड से मल्टीप्लाई करके आपको एज अ पॉइंट लोड मैनुअली आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वर्टिकल वाई डायरेक्शन में लगाएंगे तो आपको इसमें एरर दिखा सकता है ना। तो मैं यहाँ पे अर्थक्वेक जेड और एक्स और जेड डायरेक्शन में ही लगा रहा हूँ और मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। इसको मैं करता हूँ, एक्स डायरेक्शन को मैं डिफाइन करता हूँ, सिस्मिक लोड एक्स डायरेक्शन 1 को 1 ही रहने दीजिए। जेड डायरेक्शन में मैं डिफाइन करता हूँ, मैं यहाँ पे सिस्मिक लोड जेड डायरेक्शन में ऐड करता हूँ। ये मेरा हो गया ना। मेरा कुछ यहाँ पे लोड दिख नहीं रहा है, मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा कैसे लोड उसको दिखाना है, क्योंकि स्टैट प्रो इसमें ही ये प्रॉब्लम आती है इस वाले वर्जन में, और सारे वर्जन में मुझे लगता है ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं मैं परफॉर्म एनालिसिस, मैं एक बार एनालिसिस कर देता हूँ डेड लोड लगाने से पहले स्ट्रक्चर का। मैं यहाँ पे आउटपुट फाइल में जाता हूँ, जैसे 0 एरर है हमारा, तो हमारा स्ट्रक्चर सही है, बस वार्निंग ये दिखा रहा है कि परफॉर्म एनालिसिस एंड चेंज कमांड करो, ये वार्निंग दिखा रहा है। तो मैं ये वार्निंग को मैं हटा देता हूँ। कैसे हटाएंगे, आप सबसे पहले यहाँ पे जाएं, जस्ट अ सेकेंड, लोड में जाएं, जहाँ पे आपने ये स्टैट एडिटर में जाना है आपको, और यहाँ पे जहाँ पे एक्स डायरेक्शन में जैसे लोड टाइप 1 टाइप सिस्मिक ये आपने डिफाइन किया है, इसके नीचे आपको लिखना है परफॉर्म एनालिसिस और चेंज। तो सिस्मिक लोड जब भी आप लगाएं तो परफॉर्म एनालिसिस और चेंज जितने भी लेंगे, अगर एक्स डायरेक्शन में लगाएं तो उसके नीचे ये लिखना है, फिर उसके बाद जेड डायरेक्शन में लगाएं तो उसके नीचे भी ये आपको टाइप करना है, उसके बाद इसको सेव कर देना है। और अब मैं जाता हूँ एनालिसिस फाइल में, चेक करता हूँ, देखिए मेरी 0 वार्निंग आ गई है ना। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जाके, और जैसे कि देख सकते हैं हमारा एक्स डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन में अब ये शो कर रहा है एरो। नाउ मैं ऐड करूँगा डेड लोड, वो तो मैंने ऐड किया था सिस्मिक के लिए डेड लोड, तो मैं यहाँ पे डेड लोड स्ट्रक्चर का ऐड करूँगा, डेड लोड, सॉरी डेड लोड ऐड करता हूँ मैं, यस करता हूँ। अब डेड लोड को मैं सेल्फ वेट डिफाइन कर देता हूँ, 0 का फैक्टर -1 रहने देंगे नीचे की तरफ, असाइन टू व्यू करता हूँ, असाइन। मैं यहाँ पे कोई लाइव लोड नहीं लगा रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप एनालिसिस फाइल को रीड कर सकते हैं इस स्टैट में। नाउ मेरा लोड डिफाइन हो गया है, ये सारी चीज़ें हो गई, तो मैं एनालिसिस अब मैं कर लेता हूँ। मैन एनालिसिस में अभी 0 एरर 0 वार्निंग है ना। अब मैं इसमें एक चीज़ और लगाता हूँ, वो है लोड कॉम्बिनेशन। मैं लोड कॉम्बिनेशन, ऑटो लोड कॉम्बिनेशन लगाता हूँ IS कोड के हिसाब से, ये अपने आप ले लेगा, और आप जनरेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। मतलब यहाँ पे लोड कॉम्बिनेशन डिफाइन कॉम्बिनेशन पे जाके अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हैं लोड कॉम्बिनेशन, मगर मैं यहाँ IS कोड के हिसाब से मैंने यहाँ पे ले लिया। तो ये लोड कॉम्बिनेशन में ये अलग अलग लोड कॉम्बिनेशन हमारे बन गए। नाउ मैं अब एनालिसिस करता हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे क्या कंसीडर करना है, कैसे मैक्सिमम मूवमेंट वगैरह कंसीडर करना है। जैसे ये बीम हो गई हमारी, बीम में क्लिक करेंगे डबल, यहाँ पे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट देखेंगे, तो अर्थक्वेक एक्स के वजह से कितना हमारा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, मिड पे आ रहा है 6 और कॉर्नर पे आ रहा है 358.28, जो कि कॉर्नर पे है। इसको आप जैसे हम लोग अगर डिजाइन करेंगे इस सेक्शन की, हमारी जो भी हमारा बिल्डिंग का टॉप टॉप बीम होता है ना, उस पर हमेशा टॉप पे रिइंफोर्समेंट ज़्यादा आती है। जैसे कि हम लोग बीम में टेंशन जोन में ज़्यादा रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं कंप्रेशन में, मगर यहाँ पे अलग चीज़ें होती हैं। यहाँ पे ऊपर जो एकदम ऊपर टॉप फ्लोर पे रहता है, तो उस पर ज़्यादा मूवमेंट आता है। जेड डायरेक्शन में देखता हूँ 0, अर्थक्वेक जेड की वजह से, डेड लोड की वजह से कितना बेंडिंग मोमेंट वगैरह आ रहा है, तो हमारा नीचे मिड पे, हमारा मिड बीम के मिड पे आ रहा है -1200 आ रहा है लगभग, और कॉर्नर पे आ रहा है तो 1196, इतना मूवमेंट हमारा ये आ रहा है। तो मिड के लिए हम मूवमेंट ये ले लेंगे, मिड का अगर सेक्शन हमें मतलब कुछ इतनी डिस्टेंस तक जो हमारी ये बनी हुई इतनी, इस डिस्टेंस तक हम लोग इस मूवमेंट को 1200
1 to 1.72 लेके हम लोग कंसीडर करके डिज़ाइन करें। कॉर्नर के लिए मैं ये मोमेंट ले लूँगा तो हमारा सेक्शन बहुत ही इकोनॉमिकल डिज़ाइन होगा ना। फिर भी हमें ये कंसीडर नहीं करना है, हमें लोड कॉम्बिनेशन बनाना है, देखना है कि कौन सा लोड कॉम्बिनेशन हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दे रहा है। तो मैं लोड कॉम्बिनेशन 4 पे जाऊँगा, 1817 आ रहा है हमारा। फिर मैं लोड कॉम्बिनेशन 5 पे जाऊँगा, कम आया, उससे 1400 आ गया। 7 पे जाता हूँ, 8 पे जाता हूँ। तो ऐसे आपको चेक करना है। तो मेरा लोड कॉम्बिनेशन 4 पे ही ज़्यादा आ रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो मैं ये कंसीडर करूँगा। मैं कंसीडर ये कर लूँगा कि हमारा जो टॉप पे बेंडिंग मोमेंट है, मैं 1794 लेके डिज़ाइन कर दूंगा, मोमेंट लेके रेनफोर्समेंट निकाल दूंगा। और बॉटम रेनफोर्समेंट के लिए मैं 1817 मोमेंट लेके रेनफोर्समेंट निकाल दूंगा। उसी हिसाब से मैं नंबर ऑफ बार्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये चीज़ें हमारी हैं। और एल्स अगर आप मैक्सिमम मोमेंट लेके भी आप पूरे सेक्शन को डिजाइन कर सकते हैं। ओके, नाउ डिफ्लेक्शन आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। अर्थक्वेक एक्स की वजह से कितना डिफ्लेक्शन, 0.47, बहुत ही कम है। अब मैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन चेक कराता हूँ मैं आपको IS कोड के हिसाब से। लोड कॉम्बिनेशन 4 में क्योंकि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए डिफ्लेक्शन कितना है, 0.001, काफ़ी कम है डिफ्लेक्शन ना के बराबर है बिल्कुल। तो डिफ्लेक्शन आपको 6 में देखिए 0.05 से बना रहा है ना। तो चेक कैसे करना है, आप IS कोड के हिसाब से कैसे चेक करेंगे। IS कोड में ये हमारा कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन 23.2, हमारा IS 456 क्लॉज 23.2 में दिया हुआ है। यहाँ पे ए में जाएंगे आप, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड इंक्लूडिंग इफेक्ट टेम्परेचर क्रीप सिंकिंग, ये सब सारी चीज़ें जो कि नॉर्मली एक्सीड नहीं करनी चाहिए, मतलब एक्सीड नहीं करना चाहिए स्पैम बाय 250, मतलब स्पैम जो हमारी बीम की लेंथ है स्पैम है डिवाइड बाय 250, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे 12 मीटर माना था। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके। हमारी बीम की 12 मीटर विड्थ थी, तो मैं इसको 1 2 3 मैं mm में करके इसको 250 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरा 48, मतलब इसमें परमिसिबल 48 mm से ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। और हमारा R कितना रहा है, 0.057, तो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है डिफ्लेक्शन हमारा। डिफ्लेक्शन हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। ओके, तो मैंने बी में बताया कौन सा मूवमेंट आपको कंसीडर करना है। नाउ कमिंग टू हमारा कॉलम में देखना है कि अगर एक्स डायरेक्शन में, अगर आप जेड डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लगाए, माइनस में नहीं लगाया, तो कोई एक कॉलम में मैक्सिमम मूवमेंट आएगा, उसको लेके आपको दोनों कॉलम को डिजाइन करना होगा। क्योंकि जो हमारा अर्थक्वेक आएगा वो एक्स डायरेक्शन में भी आ सकता है, माइनस एक्स डायरेक्शन में भी आ सकता है ना। अगर आप एक्स डायरेक्शन माइनस एक्स डायरेक्शन दोनों डिफाइन करेंगे तब तो आपको दोनों कॉलम में सेम मूवमेंट आएगा। अदरवाइज अगर सिर्फ एक डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में ही डिफाइन करेंगे, माइनस एक्स में नहीं डिफाइन करेंगे, तो आप दोनों कॉलम में से चेक करके मैक्सिमम के लिए डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो यहाँ से मैं कॉलम के लिए मैं देख रहा हूँ, कॉलम में शियर बेंडिंग, अब लोड एक्स की वजह से, अर्थक्वेक एक्स की वजह से, जेड की वजह से ना के बराबर, डेड लोड की वजह से। फिर उसके बाद यहाँ से देखिए 873 ये हमारा बेंडिंग मोमेंट आया जेड डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में 0 है। शियर कितना है, शियर भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे ले चल रहा हूँ पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में। यहाँ से आप पूरा एक साथ सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो हमारा मुझे लगता है कि लोड कॉम्बिनेशन 4 जो है वो क्रिटिकल है, इसी में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो मैं सिर्फ इसके लिए अभी चेक कर रहा हूँ, और मैं बदल के और सारी चीज़ों के लिए मैं चेक कर दूंगा 4 के लिए। तो यहाँ पे आपको बीम का चेक करना है, तो बीम पे क्लिक करेंगे, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो बीम पे जब क्लिक करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, बीम पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ फोर्स पे अब देखिए यहाँ पे समरी बनी हुई है। एक्स डायरेक्शन में अर्थक्वेक एक्स की वजह से हमारा एक्सियल फोर्स कितना आ रहा है, माइनस 6.74, तो ये आ रहा है। तो मैक्सिमम देखिए 300 हमारा एफ एक्स, ये तो हमारा एफ एक्स है, एफ वाई हमें देखना है जो कि एक्सियल फोर्स होता है।
बेंडिंग एक्सियल फोर्स होता है Fy, है ना। और हमारा mz, बीम में हमें मोमेंट को ज़्यादा कंसीडर करना होता है, तो बीम में मोमेंट यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है, तो उसी को हम लोग कंसीडर करके डिज़ाइन करते हैं। मगर कॉलम में हमारा एक्सियल फोर्स कंसीडर करते हैं और एमजेड मोमेंट वगैरह भी देखते हैं। तो मैं कॉलम के लिए नोड पे क्लिक करूँगा और नोड पे किसी भी एक नोड पे क्लिक करूँगा, तो जैसे नोड 1 है तो ये नोड 1 पे ये कॉलम हमारा हो गया। तो कॉलम ये देखेगा हमारा, ये तो हमारा सबसे पहले रिएक्शन आ गया। रिएक्शन आपको अगर देखनी है तो कॉलम पे अलग अलग रिएक्शन की वजह से, जैसे एक्सियल फोर्स 317 आ गया, लोड कॉम्बिनेशन 4 की वजह से, लोड कॉम्बिनेशन 5 की वजह से 253 आ गया। तो लोड कॉम्बिनेशन 5 की वजह से एक्सियल फोर्स कितना है 317, और उसके रिस्पेक्टिव में बेंडिंग मोमेंट कितना है, बेंडिंग मोमेंट 873 है। तो आपको बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा देखना है। बेंडिंग मोमेंट जिसका ज़्यादा होगा उसी के रिस्पेक्ट में जितना एक्सियल फोर्स होता है वो आपको कंसीडर करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1347 है, 1347 है, तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें दिख रहा है मान लीजिए। तो 1347 के रिस्पेक्ट में हमारा एक्सियल फोर्स कितना है 262, तो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ये लेना पड़ेगा और एक्सियल फोर्स 262.013 लेना पड़ेगा अपने डिज़ाइन, जब हम लोग कॉलम की डिज़ाइन करेंगे, है ना। तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वगैरह देख लेंगे, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऑलमोस्ट 0 के बराबर, है ना। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी हम लोग IS कोड के हिसाब से हम लोग कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहीं, कैसे हम लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं स्टैट प्रो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। थैंक यू।